बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इंडक्टेंस। अगर आप अपने इससे पिछले टॉपिक को रिकॉल करें तो हमने ये बात की थी कि जब भी किसी भी वायर से करंट पास होता है तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और उसके बाद हमने ये बात की कि जब भी किसी लूप में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो उसमें एक करंट इंड्यूस हो जाता है या ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिस ईएमएफ की वजह से एक करंट हमारे पास, जिसको हम इंड्यूस करंट का नाम देते हैं, वो इंड्यूस होता है। अब अगर आप इन दोनों कंसेप्ट्स को आपस में मर्ज करें तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि लेट्स से कि हमारे पास एक लूप है और उसको जैसे हमारे पास यहाँ पे इसको हम लूप के तौर पे ले लेते हैं, और अगर हम एक एक्सटर्नल सोर्स से इसमें एक करंट पास करवाते हैं, एक ईएमएफ सोर्स हम यहाँ पे इसको दे देते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं और इस बैटरी की वजह से इस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। जब ये करंट फ्लो करेगा तो हमने कहा कि इस करंट के फ्लो करने की वजह से इस लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रही है तो अगर हमारे पास यहाँ से करंट की वैल्यू, जाहिर है हम जब इसको क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे तो एकदम से तो वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे नहीं आ जाएगी, उसको मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचने में एक टाइम लगेगा। तो उस दौरान आपके पास करंट जीरो से उस मैक्सिमम पोजीशन तक इंक्रीज होगा। जब वो करंट चेंज हो रहा होगा तो उस केस में आपके पास ये जो बी फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ भी चेंज हो रही होगी। मतलब पहले अगर ये करंट कम है तो ये बी फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी और करते करते इस बी फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस लूप के अंदर हमारे पास ये जो बी फील्ड है वो चेंज हुई है, और अगर हमारे पास बी फील्ड चेंज हुई है तो मतलब ये कि इस बी फील्ड के चेंज की वजह से हमारे पास एक करंट भी इंड्यूस होना चाहिए। मतलब ये कि अब हमारे पास यहाँ पे लेट्स से कि ये आई है, इस आई के ये जो हमारे पास ये तो सोर्स से आई आ रहा है, लेकिन इस आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो एक और आई जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट का नाम देते हैं। अब वो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि हमारे पास करंट सोर्स से आ रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और वो अपोजिट डायरेक्शन में उसी वजह से होगा कि हमारे पास वो जो लेंसेज लॉ है वो यहीं पे भी एक्ट करेगा, जो इससे पहले हम इसको लेंसेज लॉ को स्टडी कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारे पास, और ये जो इफेक्ट होता है इसको हम बैक ईएमएफ इफेक्ट कहते हैं। मतलब कि आपके पास एक ईएमएफ है और लेकिन वो बैक ईएमएफ है और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी टू दिस अप्लाइड ईएमएफ। इस अप्लाइड ईएमएफ से उस जो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या बैक ईएमएफ होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। और इस जो फिनोमेना सारा है इसको हम सेल्फ इंडक्शन का नाम देते हैं, क्योंकि ये जो इंडक्शन है ये उसी लूप के अंदर उसके अपने ही दरमियान में ये इंडक्शन और बैक ईएमएफ का ये प्रोसेस हो रहा है, तो हम इस फिनोमेना को सेल्फ इंडक्शन का नाम देते हैं। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखना चाहें तो आप यहाँ पे ये फार्मूला देख सकते हैं, एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये आपके पास एल जो है इसको आप ये इंडक्टेंस का नाम देते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये आपके पास डी आई चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम आपके पास यहाँ पे है। और इसी तरह से अगर आप एप्सिलॉन की वैल्यू बात करें तो ये माइनस एन डेल फाइव बी बाई डेल टी भी था, इससे पहले हमें फ्राइडेज लॉ से ये एक्सप्रेशन निकाली थी। और अगर आप इन दो एक्सप्रेशन को आपस में कंपेयर करें तो आप यहाँ से एल की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, और वो एल की वैल्यू जो होगी वो आपके पास एन डी फाइव बी बाई आई होगी। और इसको आप कंपेयर इस तरह से कर सकते हैं कि जस्ट आपने थोड़ा सा इंटीग्रेशन करनी होगी। आई थिंक हम यहाँ पे अगर इसको कर लें थोड़ा सा तो ये और हमारे लिए आसान हो जाएगा। माइनस एल डी आई बाई डी टी विच विल बी इक्वल टू, सॉरी ये हमारे पास इक्वल टू का साइन है, इट इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव सबस्क्रिप्ट में बी है बाई डी टी। सो अब ये है कि माइनस साइन हमारे पास माइनस साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको कुछ इस तरह से कर लूँ तो सॉरी, सो ये हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे भी हमारे पास माइनस साइन है, तो ये जो माइनस साइन होगा ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद
जो हमारे पास डी टी है ये डी टी के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास अब जो इक्वेशन बनी वो हमारे पास बनी एल डी आई इज इक्वल टू एन डी फाइव बी बाय डी टी नहीं आएगा, जस्ट यहाँ तक है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब ये देखें कि अगर आप यहाँ से इसको इंटीग्रेट करना चाहें, यहाँ से लेट से कि आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, सो एट द एंड जो आपको आंसर मिलेगा आप इसको लेट से कि आपको 0 से i तक इंटीग्रेट करते हैं, जो इसकी इनिशियल वैल्यू है वो 0 है और जो इसकी फाइनल वैल्यू है वो i है। इसी तरह से फ्लक्स जो है वो इनिशियली जो है वो 0 होगा और एट द एंड हम ये कह देते हैं कि फ्लक्स हमारे पास जो फाइनल में होगा वो हमारे पास एफ बी हो जाएगा। उस केस में हम ये कह सकते हैं कि आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा एल और ये डी आई है, तो आप इसको यहाँ पे आई कर सकते हैं और उसके बाद आप इसके 0 केस से लेके कैपिटल आई या स्मॉल आई जो भी आप इसको करना चाहें वो उस तक आप लिमिट इसको पुट कर सकते हैं। और उसके बाद एट दी एंड जो आंसर आता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये सिंपल इंटीग्रेशन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद से। तो जस्ट अगर आप इसको देखें तो एल आई इज इक्वल टू एन फाइव बी। सो अगर यहाँ से आप एल की वैल्यू निकालना चाहें तो वो बनेगी एन फाइव बी डिवाइडेड बाय आई। तो इस तरह से ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी जो इससे पहले भी हम यहाँ पे ये एन फाइव बी बाई आई ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद ये है कि आप फ्रॉम इक्वेशन 32.1 अब आप इस इक्वेशन से अगर आप एल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। जस्ट आप उसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो आपको ये वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। सो नेक्स्ट आप ये देखिए कि ये आपके पास एल जो है इसको आप इंडक्टेंस का नाम देते हैं। ये आपके पास इंडक्टेंस है एल और इसकी जो यूनिट होती है ये आपके पास हेनरी है, कैपिटल एच के साथ आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद इसको अगर आप ऐसा यूनिट्स में लेना चाहें मीन कि अगर आप इसको स्टैंडर्ड इसको इन टर्म ऑफ वो तमाम जो आपके पास यहाँ पे इसकी फार्मूले में क्वांटिटीज़ आ रही हैं उनकी टर्म में अगर आप इसकी यूनिट को लिखना चाहें तो 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर इसकी जो है वो यूनिट बनती है, क्योंकि वोल्ट आपके पास ये एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। और ये डी आई डी टी जो है ये ऊपर जाएगा तो आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा जिसको आप सेकंड का नाम दे देंगे और डी आई आपके पास है एम्पेयर है। तो इस तरह से आपके पास एल की जो है वो यूनिट आ जाएगी। उसके बाद ये आपके पास एक नेक्स्ट क्विक क्विज है, इसको आपने एज एन असाइनमेंट के तौर पे करना है। हम यहाँ पे इस एग्जांपल को देख लेते हैं कि इसमें क्या है। सो इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड, एक सॉलिनॉइड की इंडक्टेंस अगर हम निकालना चाहें तो कंसिडर अ यूनिफॉर्मली बाउंडेड सॉलिनॉइड हैविंग एन टर्म्स एंड लेंथ एल, एज्यूम एल इज much longer than the radius of the winding and the core of the solenoid is air. Find the inductance of the solenoid. अब आपने एक solenoid ले लिया और सॉलिनॉइड के दरमियान में आपके पास एयर है और उसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कैपिटल एन है और उस जो सॉलिनॉइड की लेंथ है वो आपके पास एल है और लॉन्गर दैन द रेडियस। अब उसका जो अज्यूम दैट एल इज़ मच लार्जर दैन द रेडियस। अब यही है कि अगर आपके पास जो सॉलिनॉइड है वो ग्रेटर होगा, बहुत ज़्यादा ग्रेटर होगा, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा ग्रेटर होगी उसके रेडियस से, तो उस केस में ये होगा कि उसको हम एक इनफाइनाइटली लॉन्ग ही कंसिडर करेंगे। तो उस केस में अब आप ये देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम ईच टर्न ऑफ द सॉलिनॉइड पासिस थ्रू ऑल द टर्न्स सो एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ईच कॉइल अपोजेस चेंज इन द करंट। वी कैटेगराइज दिस एग्जाम्पल एज दी सब्सटीट्यूशन प्रॉब्लम। ये आपके पास एक सब्सटीट्यूशन प्रॉब्लम है, हम इसकी तरफ जाते हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ एरिया ए। आपने मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है हर टर्न का, हर टर्न के एरिया ए के अंदर जितना मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अपने फाइंड करना है इनसाइड सॉलिनॉइड यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम इक्वेशन 30.17 जो हमने लास्ट इसके पहले इक्वेशन थी फ्लक्स के लिए, फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए आप कहते थे, या इसको हम डायरेक्टली जो है ये कर रहे हैं बी डॉट ए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जो इनके दरमियान एंगल बन रहा है वो हमारे पास 0 डिग्री एंगल है, तो डॉट उसका जो है वो आपको 1 देगा। तो म्यू नॉट एन आई आप इसकी जो वैल्यू फ्लक्स की होती है वो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको अगर आप थोड़ा सा वैल्यूज पुट करें तो आपने स्मॉल एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपने ले लिया
और साथ में आपके पास आई है जो कि करंट है, और कैपिटल ए आपके पास ए है। सब्स्टिट्यूटिंग दिस एक्सप्रेशन, अब आपने ये 5b की जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई है, इसको आपने इक्वेशन 32.2 के अंदर, जो कि आपके पास यहाँ पे है 32.2, ये इक्वेशन है, इसमें 5b की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको आंसर म्यू नॉट एन स्क्वायर ओवर एल इंटू ए, आपको ये आंसर मिल जाएगा। उसके बाद इसका ये आपके पास जो है वो इंडक्टेंस है जो आपको सॉलिनॉइड दी हुई है उसकी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड इफ इट कंटेन्स 300 टर्न। अब आपको स्पेसिफिकली नंबर ऑफ टर्न्स भी दे दिए गए हैं, उसकी लेंथ 25.0 सेंटीमीटर भी दे दी गई है, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वो भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे दिया गया है। तो अब आप ए एन स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास एल है, तो ये सारी अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एट दी एंड सिंप्लीफाई करने के बाद आपको 0.181 आपको आंसर मिल जाएगा। म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, वो आपको यहाँ पे दी है 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये आपको म्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है। इसी तरह से आपको कैलकुलेट द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका सोलेनॉइड का, इन द सोलेनॉइड इफ द करंट इज कैरीड डिक्रीज टू दी 50 एम्पियर तक अगर करंट को डिक्रीज कर दिया जाए तो फिर उस केस में जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है। So substituting di by dt is equal to -50.0 एम्पियर पर सेकेंड एंड आंसर टू पार्ट बी, जो आपके पास पार्ट बी का आंसर है उसमें आपने अब डी आई बाई डी टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है इस अंदाज से। सो यहाँ भी जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने के बाद, अब आप ये देखेंगे इन्होंने कहा कि कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्शन व्हेन करंट कैरीज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 50.0 एम्पेयर पर सेकंड, मतलब ये डी आई बाई डी टी की वैल्यू कंप्लीट दी हुई है 50 एम्पेयर पर सेकंड, मतलब ऊपर करंट और नीचे आपके पास यहाँ पे जो टाइम है, तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है। सो इसको जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो 9.05 मिली वोल्ट आपको इसका जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। तो द रिजल्ट ऑफ पार्ट ए शोज दैट द एल डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री and is proportional to the square of the number of turns because n is equal to n square, small n into L. We can also express the result in the form L mu naught n L square over L A, और उसके बाद जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप कैपिटल N की वैल्यू पुट कर देंगे तो उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू कैपिटल V आ जाएगा, जहाँ पे आपके पास जो V है इसको हम वॉल्यूम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर V इज़ द वॉल्यूम, और इसको एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ हमने कर दिया इंटीरियर वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड। ये वॉल्यूम का, ये सोलेनॉइड का इंटीरियर वॉल्यूम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप अपने पास प्रैक्टिस कर लें अपने एग्जाम्स के लिए भी, और बाकी अगर आपको कोई क्विज होता है तो उसके लिए भी। इंडक्टेंस का जो फार्मूला लिखा था वो लेट से 32.2 इक्वेशन में हमने L इज इक्वल टू N 5b बाई आई हमने इसको लिखा था। इसी एनालॉजी के साथ हम आज म्यूचुअल इंडक्शन पे बात करेंगे और उसको हम आगे लेके चलेंगे। अब अगर आप बात करें म्यूचुअल इंडक्शन की तो बिल्कुल उसी फार्मूले से के मुताबिक हम M12 इज इक्वल टू N25 ओवर आई हम इसको इस तरह से लिख देंगे। बेसिकली अब म्यूचुअल इंडक्शन होती क्या है, होता इस तरह से है कि लेट से कि आपके पास एक कॉइल है और उसके अंदर जो है वो फ्लक्स चेंज हो रहा है, किसी वजह से भी करंट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो उस फ्लक्स के चेंज होने और उसके कॉइल के करीब कोई दूसरी कॉइल लेट से पड़ी हुई है, तो जाहिर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दूसरी कॉइल में से भी गुजरेंगी, और जब वो दूसरी कॉइल में से गुजरेंगी तो अगर क्योंकि पहली कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो दूसरी कॉइल में भी फ्लक्स चेंज होगा, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम या ज़्यादा होती रहेंगी। तो अब इस कॉइल में फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो दूसरी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज हुआ और उसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और वो जो आपके पास ये जो फिनोमेना है इसको आप म्यूचुअल इंडक्शन का नाम देते हैं। तो आल्दो की दूसरी जो कॉइल थी उसके अंदर कोई करंट सोर्स नहीं था, लेकिन पहली कॉइल के अंदर सिर्फ करंट सोर्स था, तो दूसरी कॉइल के अंदर ऑटोमेटिकली करंट जनरेट हो जाएगा या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्शन का नाम देते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे ये देखिए कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं जिनका हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ये जो करंट है ये आउट ऑफ द पेज आ रहा है और यहाँ पे ये इनटू द पेज आ रहा है।
तो और दूसरी कॉइल्स हमारे पास यहाँ पे हैं। तो इसमें करंट हमारे पास फ्लो कर रहा है, तो होगा ये कि इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा, मतलब अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि चेंज होगी तो उसकी वजह से जो सेकंड कॉइल है इसके अंदर जो है वो करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो अकॉर्डिंग टू ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये आउट ऑफ द पेज और ये इनटू द पेज हमारे पास होगा। तो मतलब कि ये इस तरह से करंट हमारे पास फ्लो कर रहा होगा इसके अंदर, और इसमें भी हमारे पास जो करंट होगा वो इसी तरह से फ्लो करेगा। तो ये हमारे पास जो फिनोमेना है बेसिकली कि एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से दूसरे कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, तो इसको हम जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन का नाम देते हैं। तो इसका फार्मूला हमने भी ऊपर एनालॉजी के साथ हमने इसको इस तरह से लिख दिया। लेट्स से कि सेकंड कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू माइनस N2, जो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी, ये टर्न्स होंगी, वो डी फाई बाई डी टी, डी फाइव वन टू बाई डी टी का मतलब यह है कि डी फाइव वन टू मतलब कि इस वन की वजह से इसके अंदर जो है जो फ्लक्स होगा वो उसको 512 का नाम दिया, तो वो जो चेंज होगा उसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब अगर आप इस 512 की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालना चाहें तो आप 512 इज इक्वल टू आई यहाँ पे आ जाएगा, M12I1 आ जाएगा डिवाइड बाई N2 आ जाएगा, और इसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि M12 ज़ाहिर है ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, और ये डी आई बाई डी टी जो होगा ये इसके ऊपर हम इसको बल्कि इसको अप्लाई कर देंगे, तो आपको ये N2 जो है वो N2 के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ M2 आपके पास यहाँ पे बचेगा और डी आई बाई डी टी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सेकंड कॉइल के अंदर जो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो M12 डी आई बाई डी टी हो जाएगी। इसी तरह जो पहली के अंदर अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसका कन्वर्स हो जाएगा कि आप कहेंगे फ्लक्स ईएमएफ इन 1 इज इक्वल टू माइनस M21 डी आई टू बाई डी टी, इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों जो कॉइल्स हैं उनके अंदर जो फ्लक्स हो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू आप इस तरह से इन फार्मूला के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आगे क्विक क्विज है, इसको आप रीड करेंगे और उसके बाद आप इसको स्टडी करेंगे। अगर आप यहाँ पे ये हमारे पास जो एग्जांपल है इसको देखना चाहें तो एन इलेक्ट्रिक टूथब्रश हैज़ ए बेस designed to hold the toothbrush handle when not in use. As shown in figure this one, the handle has a cylindrical hole that fits loosely over a matching cylinder on the base. When the handle is placed on the base, a changing current in a solenoid inside the base cylinder induces a current in a coil inside the handle. This induced current changes the battery in the handle. We can model the base as a solenoid of the length L, which NV turns this one carrying a current I and having a cross-sectional area A. The handle coil contain NH turnover N and something like this. So हम यहाँ पे अपने इस टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हम नेक्स्ट कौन से टॉपिक के साथ अपना लेक्चर को आगाज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।